हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन पे बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी भी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसे डिस्कस करना, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसकी बात इतनी हो रही है गैस शॉर्टेज को लेकर, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, व्हाटएवर इट इज़, तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम डायरेक्ट मैप से समझेंगे कि वो एरिया कौन सा है और वो भारत से कितना पास है और भारत से इतना इफेक्टेड क्यों है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये जानते हैं कि हमारा भारत अपनी गैसेस के लिए, अपने पेट्रोलियम के लिए डिपेंड करता है बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ पे। ठीक है, अब गल्फ़ कंट्रीज़ क्या होती हैं, ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। लेट मी स्विच टू द पेन। तो ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये गल्फ़ कंट्रीज़ इन्हें कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप एशिया, यूरोप या फिर अमेरिका साइड कहीं भी आप बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देयर एनर्जी डिमांड, पेट्रोलियम डिमांड, गैस डिमांड, वो इन्हीं गल्फ़ कंट्रीज़ पर डिपेंड करती है। हालांकि रशिया भी हमारा फ्रेंड है, वो भी हमें अभी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, बट कंपेयर टू रशिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतार और यूएई और ओमान, इन लोगों का ऑयल हमारे लिए काफ़ी चीप है। और हमारे ये कितना पास है जो कि इसे और चीप बनाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। एक्चुअली ईरान और अमेरिका की लड़ाई बहुत पुरानी है पेट्रोल को लेकर, कुछ जियोपॉलिटिक्स को लेकर, कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी बात मैं इतना नहीं कर पाऊँगा डिटेल में। तो उसकी वजह से उसकी हमेशा से बजती आई है ईरान से। और आज की सिचुएशन ये है कि अब एक ओपन वॉर डिक्लेयर हो गई है, जिसमें कि फ्रंट लीड कर रहा है इज़राइल और यूएस और ईरान। तो अब कारण ये हो गया है कि ईरान इतना पावरफुल ऑब्वियसली नहीं है कि वो इज़राइल और यूएस से अकेला लड़ सकता है, ना ही उस पर इतनी स्ट्रॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो डायरेक्टली यूएस को और इज़राइल को टारगेट करे। हालांकि इज़राइल को कर सकती हैं बट यूएस तक नहीं पहुंच सकती। तो वो क्या करता है, वो जो यूएस के डिफेंस एरियाज़ हैं इन डिफरेंट डिफरेंट, यूएस क्या करता है, यूएस सभी कमज़ोर कंट्रीज़ में अपने एक स्पॉट बनाता है, उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं, जहाँ पर वो अपनी एनिमी कंट्रीज़ के लिए वेपन्स तैयार रखता है। तो वो कुवैत में भी हैं, बहरान में भी हैं, कतार में भी हैं, यूएई में भी हैं, ओमान में भी हैं, और आसपास की अफ़गानिस्तान में तो बहुत टाइम से रहा ही है, हालांकि अब शायद है या नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट इन सब में, इनके इराक़ में अपने डिफेंस स्पेसेस हैं जहाँ पर ये एक तरीके से किसी भी कंट्रीज़ पे जब अटैक करना होता है ना, तो वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से एक बेस बनाते हैं और उनको हमेशा मेंटेन रखते हैं। तो ईरान क्या कर रहा है कि अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में जाके अब हमला कर रहा है, ताकि वो दिखा सके यूएस को। अब जैसे जो भी बेसिस यहाँ पर बने हुए हैं यूएस के, वो ईरान अटैक कर रहा है यूएस को कमज़ोर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी कहानी अभी चल रही है। और अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि आज का टॉपिक है, कि ये सब हमारे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों हो गया है। देखो, भारत जो एक देश है ना, वो कहने के लिए आज हम मेड इन इंडिया बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ असेंबल इन इंडिया। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग तो होने लगी है, बट इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। प्रोड्यूस का मतलब है, जैसे कि अगर आप बैटरीज़ की बात करें, ठीक है, हम बैटरीज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट जो उसका रॉ मटेरियल आता है वो हम आज भी इम्पोर्ट ही करते हैं। और मोस्टली इम्पोर्ट चाइना से होता है, और आपका यूएस से होता है, ताइवान से होता है। तो अगर आप कंप्लीटली मेड इन इंडिया की बात करें तो वो हम अभी नहीं करते। सेमीकंडक्टर इसका दूसरा रीज़न है, अभी हमने स्टार्ट किया है हालांकि उसके बारे में। और बात करें गैस और पेट्रोलियम की, तो हम 80% अपनी एनर्जी रिसोर्सेज, गैस और पेट्रोलियम, ये हम इंपोर्ट ही करते हैं। वो हम करते हैं इस एरिया से। एक्चुअली ये एक ऐसा एरिया है जिसे पर्शियन गल्फ़ भी कहते हैं, अरेबियन गल्फ़ कहते हैं, जहाँ पर जितनी भी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मतलब फ्यूल रिच कंट्रीज़ हैं, जैसे कुवैत, बहरान, कतार, यूएई, ओमान, ईरान, इराक़, तो इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा तेल है। तो वो इस रास्ते से, एक सेकेंड देखो, ठीक है, इस रास्ते से मैक्सिमम एशिया का
ऑयल सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब मान लो एक शिप चलेगा, वो यहाँ से होता हुआ इंडिया आएगा, यहाँ से घूमता हुआ फिर पीछे ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और इसके आगे और चाइना जाएगा, क्योंकि चाइना का ये चाइना है सारा ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये सारे एशिया में सप्लाई करते हैं। अब दिक्कत क्या आ गई है, जब से वॉर छिड़ी है और यूएस को कमज़ोर करने के लिए ईरान ने एक तरीका आजमाया है, जिससे वो अपनी ऑयल सप्लाई और जो रूट है जिसके थ्रू ऑयल पास होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो ये है, इतना हिस्सा ये वाला, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो नॉर्थ पार्ट है वो टच करता है ईरान से, और जो साउथ पार्ट है ये वाला वो टच करता है ओमान से, ठीक है। तो इसने ये एरिया ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से अब जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, जिनमें ऑयल लोड होके बैरल्स में इन कंट्रीज़ में सप्लाई होता है, वो सब यहाँ जमा हो गए हैं, ऐसे ऐसे खड़े हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ईरान ने यूएस को बोला है जब तक तुम अपनी तबाही ईरान में कम नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, अब मैं यहाँ मतलब यहाँ से कोई भी टैंकर पास नहीं होने दूंगा। जिसकी वजह से सभी कंट्रीज़ में एक तो अगर एनर्जी शॉर्ट होती है, देखो हम मोस्टली एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, अगर फ्यूल नहीं है, हमारी पेट्रोल डीजल कारें ट्रक्स नहीं चलेंगे, यानी कि लॉजिस्टिक्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा कंट्री के अंदर, ठीक है। और हम हमारे जो जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं, मतलब एनर्जी जनरेशन प्लांट्स हैं, वो कुछ प्लांट्स वैसे तो अभी हम मोस्टली डैम्स के थ्रू और वाटर रिसोर्सेज के थ्रू करते हैं, बट अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हमें फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्यूल से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, मतलब कंबशन से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। हाँ, हम कहने को सोलर लगवा लें, ये लगवा लें, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है जब हमें इंस्टेंट एनर्जी और बड़े लेवल पे चाहिए, उसके लिए हमें फ्यूल चाहिएगा। तो अब फ्यूल नहीं है तो सप्लाई यहाँ पे हो गई है बंद। अब सप्लाई केवल इतनी हो रही है बस, ये वो केवल उन कंट्रीज़ का सामान जाने दे रहा है जिस कंट्री से उसकी फ्रेंडशिप है, लाइक रशिया के लिए वो छोड़ रहा है, और एक दो कंट्रीज़ और हैं जिनके लिए वो अलाउ कर रहा है। वो बेसिकली उन कंट्रीज़ के लिए शिप पास होने नहीं दे रहा है जहाँ पर जो कि यूएस के अलायंस में हैं और इज़राइल के फ्रेंड्स हैं, उनके लिए उसने वो शिप्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये इतना एरिया जो है ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे बन गया और ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ अ choke point, a narrow passage controlling all the movement, ठीक है। इट लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान। इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल्स, वैसे तो ये जो डिस्टेंस है ये 39 किलोमीटर्स की है, ठीक है, बट एक्चुअल शिपिंग लेन जो है वो केवल 2-3 किलोमीटर्स पर डायरेक्शन ही है। तो यानी कि एक टाइम पर इतने शिप्स नहीं निकल सकते हैं, पासेज होने के लिए केवल 2 या 3 किलोमीटर का एरिया है। सो दैट इवन दो द सी लुक्स वाइड, शिप कैन ओनली मूव थ्रू वेरी नैरो पाथ। और अब इसने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पर इसने ना माइंस बिछा रखी हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी माइंस हैं तो इसने बिछा रखे हैं कि अगर आप बिना इसकी परमिशन के भी अगर पास करोगे तो आपका शिप उड़ जाएगा। और सोचो उन पे ऑयल भी है, तो कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेना चाह रही है। बट अब पता नहीं, 1 महीना तो हो गया इस वॉर को चलते हुए, और कितनी चलेगी, और जितनी ज़्यादा ये चलेगी उतनी ज़्यादा क्राइसिस बाकी कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर ऑयल प्राइस बढ़ेगा, जब ऑयल सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा, ऑयल प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो सब कुछ महंगा होगा, क्योंकि हमारा सब कुछ ऑयल पे डिपेंड करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आप अगर एक चिप्स का पैकेट भी खा रहे हो तो वो चिप्स का पैकेट कहीं से ट्रैवल करके आपके पास तक आया है, और उस ट्रैवल कॉस्ट में फ्यूल कॉस्ट ऐड होती है, और अगर वो बढ़ती है तो सब कुछ महंगा होगा। सब्ज़ी, डेली टू डेली मेडिसिन्स, फूड आइटम्स, एवरीथिंग विल बी कॉस्टलियर, और हो सकता है शॉर्टेज भी हो। तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल होती जा रही है, बनी हुई भी है, बट वी होप कि ये वॉर जल्दी से जल्दी रुक जाए, अदरवाइज़ वी विल बी हैविंग वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन नियर फ्यूचर। ठीक है गाइस, तो और अपडेट के लिए डू सब्सक्राइब, आई विल कीप पोस्टिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।